थैनेटोलॉजी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट। अब जो डेथ है और डेथ के बाद बॉडी में जो फॉरन चेंजेस आते हैं, डेथ के बाद जो जितने भी चेंजेस आते हैं, वही साइंस ऑफ डेथ है। यानी अगर थैनेटोलॉजी की बात करें तो इसमें साइंस ऑफ डेथ और डेथ किस मोड में हो रही है, किस मैनर में हो रही है, क्या काज हो रहा है, इन सब के कंप्लीट स्टडी को थैनेटोलॉजी कहा जाता है। अब जैसे कि आफ्टर डेथ जो चेंजेस होते हैं वही इनको हम कहते हैं पोस्टमार्टम चेंजेस। अब उसमें लिविडिटी, पोस्टमार्टम लिविडिटी है, कैडेवर रिजिडिटी है, आप इसके अलावा अल्गर मोर्टिस है, राइगर मोर्टिस है। तो ये सब जितने भी चेंजेस है, इन सब की स्टडी को एज ए होल अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं थैनेटोलॉजी। थैनेटोलॉजी में बेसिक जो डेथ के बारे में बताया गया वो दो तरीके की डेथ, इसमें ये कहा गया कि दो स्टेज में डेथ होती है। किन किन स्टेजेस में डेथ होती है? एक तो क्लिनिकल डेथ हो गई जिसको सोमैटिक डेथ कहते हैं, और दूसरी जो होती है मॉलिक्यूलर या सेलुलर लेवल पे जो डेथ सेल्यूट। होती है। हाँ, ये दो तरीके की डेथ होती है। सोमैटिक डेथ वही आपकी सिस्टमिक डेथ कह लीजिए, क्लिनिकल डेथ कह लीजिए, जो जिसमें बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो सीज कर जाते हैं। इसमें खास तौर से जो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल जितने भी फंक्शन होते हैं, ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग है, इसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सब के सब फंक्शन नहीं करते, बंद हो जाते हैं, इनकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, तो वो सोमैटिक डेथ है। मॉलिक्यूलर डेथ जब इंडिविजुअल सेल या टिश्यू टिश्यू लेवल पे जब डेथ होना शुरू हो जाए तो वो हो जाती है मॉलिक्यूलर डेथ। आमतौर से ये कहा जाता है कि जो सोमैटिक डेथ है ये पहले होती है और मॉलिक्यूलर डेथ उसके बाद होती है। सोमैटिक डेथ के बाद करीब 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे के बाद मॉलिक्यूलर डेथ होना शुरू होती है। इनका बेसिक डिफरेंस है कुछ, थोड़ा सा वो देख लीजिए। सोमैटिक डेथ, complete and irreversible cessation of functions of brain and stoppage of circulation and respiration। सर्कुलेशन खत्म हो गया, रिस्पायरेशन बंद हो गया, तो ब्रेन ऑटोमेटिक ब्रेन डेथ हो जाएगी। तो ये सोमैटिक डेथ का मेन फीचर है। मॉलिक्यूलर डेथ में क्या, इंडिविजुअल टिश्यू या सेल उनकी डेथ होना शुरू हो जाए। अनसेट सोमैटिक डेथ पहले होती है, मॉलिक्यूलर डेथ बाद में होती है। मॉलिक्यूलर डेथ सक्सीड सोमैटिक डेथ। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दें, थर्मल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल स्टिमुलेशन दें, तो सोमैटिक डेथ में मसल्स जो होती हैं वो कुछ देर तक रिस्पॉन्स करती हैं। हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर डेथ होने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब कंफर्मेशन कैसे करेंगे? सोमैटिक डेथ क्लिनिकल डेथ है तो जाहिर सी बात है कुछ क्लिनिकल तरीके से ही, लाइक हमने ईसीजी कर लिया, ईईजी कर लिया, ईसीजी कर लिया तो फ्लैट लाइन आ गई। अगर ईसीजी और ईईजी करने पर फ्लैट लाइन आ रही है, दैट मीन्स कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, सोमैटिक डेथ हो गई है। ब्रेथ साउंड यानी सिजेशन ऑफ रेस्पायरेशन, हाँ, रेस्पायरेटरी सिस्टम खत्म, काम करना उसने बंद कर दिया, ब्रेथ साउंड अब नहीं आ रही है, तो ये कन्फर्मेटरी है। मॉलिक्यूलर डेथ में वही चेंजेस आफ्टर डेथ जो पोस्टमार्टम चेंजेस हम कहते हैं, राइगर मोर्टिस है, अल्गर मोर्टिस है, पोस्टमार्टम लिविडिटी या पुट्रिफैक्शन, ये सब जब मिलने लगे दैट मीन्स कि सेलुलर लेवल पे भी अब डेथ हो चुकी है। अच्छा, सोमैटिक डेथ की कुछ रिजेम्बलेंस भी है। कोमा है या ड्रग इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट है, सस्पेंडेड एनिमेशन है, इनमें भी ऐसा लगता है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता है उन कंडीशंस में। तो इसकी रिजेम्बलेंस होती है सोमैटिक डेथ में, लेकिन एक बार मॉलिक्यूलर डेथ हो गई तो फिर वो किसी कंडीशन से रिजेम्बल नहीं करता है। हाँ, मॉलिक्यूलर डेथ में सबसे पहले अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर में क्या टिश्यू लेवल या सेलुलर लेवल पे डेथ होती है, तो इसमें खास तौर से जो नर्वस टिश्यूज होती हैं वो सबसे पहले उनकी डेथ होती है, बहुत जल्दी वो काम करना बंद कर देती हैं। और जो वाइटल सेंटर्स हैं ब्रेन के, ब्रेन में जितने भी वाइटल सेंटर्स हैं वो 3 से 7 मिनट्स वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। 3 to 7 मिनट्स वाइटल फंक्शंस जितने भी होते हैं ब्रेन के वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो मसल्स होती हैं, मसल्स वो काफ़ी देर तक मतलब जिंदा रहती हैं, अबाउट 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे तक जो मसल्स होती हैं वो सरवाइव कर कर जाती हैं सोमैटिक डेथ के बाद भी। अब इसमें एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ना, जाकोज फिनोमेना। जाकोज फिनोमेना, इसी को कहते हैं टेंडन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो बॉडी की
खास तौर से जो बड़ी मसल्स हैं, हाँ, जो बड़ी मसल लाइक क्वाड्रिसेप्स की अगर बात कर लें हम, अगर हमने उनको एक्साइट कर दिया किसी मैकेनिकल स्टिमुलेशन से, तो वो कुछ देर तक उनमें कंट्रैक्शन पाया जाता है, 1 से 2 घंटे तक कंट्रैक्टेड रह सकती हैं वो मसल्स, बॉडी की बड़ी मसल्स हैं, लाइक क्वाड्रिसेप्स हो गई, या इसके अलावा आपकी जो जितनी भी बड़ी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट रह सकती हैं 1 से 2 घंटे तक, डेथ के बाद भी, यानी सोमैटिक डेथ हो गई उसके बाद भी अगर हमने एक्सटर्नल स्टिमुलस दे दिया, मान लीजिए हमने उसको पिंच कर दिया, उन मसल्स को जोर से पिंच कर दिया, तो वो क्या करें, कुछ देर तक 1 to 2 आवर्स या 2 to 3 आवर्स तक वो कंट्रैक्टेड फेज में रहेंगी, एक सिंगल पूरी मसल एज ए होल, तो उसको कहा जाता है टेंडन रिएक्शन या जाकोज फिनोमिना, उसको यही जाकोज फिनोमिना या टेंडन रिएक्शन भी कहते हैं। ये तो ये हो गई। अब दूसरी चीज आती है ब्रेन डेथ की, सबसे पहले ब्रेन डेथ। हाँ, तो ब्रेन डेथ का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सिजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। पहले तो ये होता था कि अगर ब्रेन का वो उसमें ब्रेन डेथ में ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, लेकिन ये माना गया कि बॉडी के जितने भी जो वाइटल फंक्शंस होते हैं ज्यादातर वो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होते हैं, तो ब्रेन डेथ के उसमें एस्पेक्ट में ब्रेन स्टेम डेथ को भी लेके आया गया, तो अब ब्रेन डेथ और ब्रेन स्टेम डेथ दोनों सेम कर दी गई है। अच्छा, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? ब्रेन डेथ में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सॉरी, ब्रेन स्टेम में, तो देखिए ब्रेन स्टेम में टोटल रिबन 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स मेड्यूल किसी को याद है? मेडुला पॉन्स मेडुला हाँ, मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक। अब रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। तो जाहिर सी बात है, रेस्पिरेशन जब तक सीज नहीं करेगा हम किसी को ब्रेन डेथ नहीं घोषित कर सकते ना, नहीं कह सकते कि हाँ इसकी डेथ हो गई है। तो ये जितने भी वाइटल फंक्शंस थे रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। पोन्स क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का जितना भी काम है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन का या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का, हाँ, फेशियल मूवमेंट हुआ, बैलेंसिंग हुई, हियरिंग हुई, इन सब का काम कहाँ होता है, पॉन्स में होता है। आई मूवमेंट का काम कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है। तो ये सब वाइटल फंक्शंस थे, और जब तक ये चीज नहीं करेंगे हम किसी को डेड नहीं कह सकते कि हाँ इसकी डेथ हो चुकी है। तो ब्रेन स्टेम में ब्रेन डेथ को ही ब्रेन स्टेम डेथ भी अब कहा जाने लगा। इसमें जो ब्रेन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब इसके अंदर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कार्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सीएनएस के जितने भी पार्ट्स हैं या स्ट्रक्चर हैं सब इसमें आते हैं, लेकिन स्पाइनल कार्ड नहीं होता है। अब इसमें जो डेथ होती है, ब्रेन डेथ खास तौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी को ब्रेन स्टेम डेथ साबित नहीं कर दिया जाए तब तक आर्गन को रिमूव नहीं किया जा सका उसकी बॉडी से किसी और की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है खास तौर से, और इसको जब तक सर्टिफाई नहीं कर, 2 डॉक्टर मिलकर इसको सर्टिफाई करते हैं। अगर हाँ किसी को मान लीजिए किसी का आर्गन ट्रांसप्लांट होना है, तो उसकी डेथ जब तक 2 डॉक्टर मिलकर साबित नहीं कर देंगे हाँ इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी, तब तक उसका कोई पार्ट रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो एक तो ये चीज़ थी इसमें। होती कैसे, मान लीजिए कोई ट्रामा हुआ, ब्रेन डेथ, ब्रेन इंजरी हो गई, किसी ट्रामा से हुई, किसी डिजीज से हुई, सेप्टिसीमिया हो गई, या किसी भी वजह से मान लीजिए ब्रेन इंजरी हो गई है, तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ेगा तो जो सेरेब्रल सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जब सर्कुलेशन कम होगा जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो वहां पे लोकलाइज्ड क्या होगी, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। और 3 से 5 दिनों तक, अगर 3 से 5 दिनों तक सर्कुलेशन धीरे धीरे इसी तरीके से कम होता रहा, तो क्या होगा, जो पूरे ब्रेन का जो पूरा पार्ट है जिसको पैन नेक्रोसिस हम कहते हैं, सब में नेक्रोसिस हो जाती है, जिसको पैन नेक्रोसिस कहते हैं। और एक तरीके से फिर उसमें क्या हो जाता है, लिक्विफाइड मास की तरह ब्रेन रह जाता है। तो ब्रेन में वैसे भी कौन सी नेक्रोसिस होती है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। और जब एक बार ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो गई, तो अब जो ब्रेन है
उसको कहा जाता है रिस्पायरेटर ब्रेन। उसको हम कहते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के बाद रिस्पायरेटर ब्रेन। नेक्रोसिस के बाद रेस्पिरेटर ब्रेन कहा जाता है उसको। अब जो डायग्नोसिस कैसे करते हैं ब्रेन डेथ की, तो देखिए तो ब्रेन डेथ की हमने ईईजी करा लिया, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करा लिया हमने, उसमें क्या आई, फ्लैट लाइन आ गई। ईईजी करा लिया तो उसमें फ्लैट लाइन आ गई, ठीक है चलिए हो गया। लेकिन ब्रेन डेथ में तीन कार्डिनल फाइंडिंग्स होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी फाइंडिंग्स है? एक तो कोमा, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, कोमा। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं, ब्रेन स्टेम में यही जो तीनों पार्ट है, इसके जितने भी रिफ्लेक्सेस है, आई मूवमेंट है, रिस्पायरेशन का है, या फेशियल मसल कंट्रैक्शन का है, ये सब जितने भी मूवमेंट्स हैं ब्रेन स्टेम के, जो भी रिफ्लेक्सेस हैं सब खत्म हो जाए। ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाए। और थर्ड, एपनिया। एपनिया वही रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा काम करना बंद कर दे। एपनिया, एपनिया टेस्ट करते हैं बेसिकली। एपनिया टेस्ट में अगर कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो उसका वेंटिलेशन हम निकाल देते हैं, उसको वेंटिलेटर से, मतलब उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने बाहर से उसको हम ऑक्सीजन दे रहे थे, हमने उसको रिमूव कर दिया। ये देखते हैं कि क्या पेशेंट सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहा है। अगर एक दो बार भी सांस ले रहा है, दैट मीन्स कि हाँ अभी उसका ब्रेन स्टेम काम कर रहा है। और अगर उसने काम ही नहीं किया, हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन हटा भी दिया, काम ही नहीं किया, तो ये एक क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि एपनिया टेस्ट क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, पेशेंट की डेथ हो चुकी है, कोमा में चला गया पेशेंट। अब जैसे ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस की हम बात करते हैं, इसमें मान लीजिए हमको पिपल्स देखनी है, तो जाहिर सी बात है अगर हमने लाइट उसके ऊपर दी तो ब्राइट लाइट का कोई रिस्पांस नहीं आया, हाँ, नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके अलावा जो एक्यूलोसेफलिक रिफ्लेक्स है, मतलब जिसको डॉल्स आई फिनोमेना कहते हैं, अगर किसी के अपर आईलिड को धीरे से उठा के और उसके हेड को कंटिन्यूअस दाएं बाएं हम रोटेट करते रहें तो थोड़ी देर के लिए उसमें रिफ्लेक्स आता है, जिसको एक्यूलोसेफलिक सिफेलिक रिफ्लेक्स कहते हैं या डॉल्स आई फिनोमेना भी कहते हैं। ये सब एब्सेंट हो जाएंगे, बेसिकली कहने का मतलब ये जितने भी ये ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हैं सब खत्म हो जाए। फेशियल सेंसेशन, लाइक जैसे इसका काम है ना पॉन्स का, हाँ, फेशियल मसल के कंट्रैक्शन को ये रेगुलेट करता है। तो जब एक बार इनका ये सब सीज हो गए तो कोई फेशियल मसल कंट्रैक्शन खत्म, फेशियल रिफ्लेक्स बिल्कुल खत्म हो गया, तो जितनी भी चीजें हैं ये सब एब्सेंट हो जाएंगी। तो ये इसकी डायग्नोस्टिक होती हैं ब्रेन स्टेम डेथ की। अब ब्रेन स्टेम डेथ के सर्टिफिकेट के लिए एक चीज है, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर, कहा जाता है कि दो मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। और दूसरी चीज, जिस हॉस्पिटल में जिस फिजिशियन के अंडर में है, हाँ, उसको भी साथ में मौजूद होना चाहिए। जब ये मेडिकल प्रैक्टिशनर लोग उसकी ब्रेन स्टेम डेथ के लिए टेस्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त उसका जो फिजिशियन है, जो उसका इलाज कर रहा था पेशेंट का, वो भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। हम्म। अब इसमें एक चीज होती है ऑब्जर्वेशन पीरियड, लाइक हमने जब भी किसी पेशेंट को मान लीजिए उसको डेड बताना होता है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीपीआर करते हैं ना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसके बाद ही तब हम कहते हैं कि इसकी डेथ हो गई है। तो जब भी हमने सीपीआर किया तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तक हमको वेट करना होगा, 30 मिनट्स तक, यानी 30 मिनट तक हमें वेट करना होगा। उसके बाद हम कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करके बताएंगे कि इसकी ब्रेन स्टेम डेथ हो चुकी है। सीपीआर कर दिया आपने, उसके बाद 30 मिनट तक इंतजार करना है, तब जाके कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यही ब्रेन स्टेम का या एपनिया टेस्ट जो भी करना है, ये 30 मिनट के बाद करेंगे। सीपीआर करने के बाद इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन पीरियड। उसके बाद जो डॉक्टर लोग हैं वो बताएंगे कि हाँ ब्रेन स्टेम डेथ हो गई, वो टेस्ट करके बताएंगे। दो डॉक्टर होने चाहिए। एक तो ये चीज हो गई। अब जरूरी क्यों है ब्रेन स्टेम डेथ, आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, यानी हम वहां से आर्गन को रिमूव करेंगे। तो कब कितने टाइम के अंदर डेथ के, उन्होंने बता दिया डेथ हो गई, डेथ के कितने टाइम के अंदर आर्गन्स को रिमूव किया, इसके लिए हर आर्गन की स्पेसिफिक टाइमिंग है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसमें है बहुत सारी अलग अलग है, लाइक कार्निया है,
किडनीज है, लंग्स, लीवर है, बोन, स्किन, सबके अलग अलग टाइम होते हैं। हाँ, लंग्स और लीवर्स का 15 मिनट्स होते हैं। किडनीज को मौत के कितने देर तक, कितने मतलब कितनी देर के बाद तक हम रिमूव कर सकते हैं किडनीज को? 45 मिनट, 45 मिनट के अंदर अंदर हमको रिमूव करना है। हार्ट को विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आपको इसको रिमूव करना है। इसके बाद आइए, कार्निया को कितनी देर में हम रिमूव करेंगे? 6 आवर, 6 घंटे के अंदर। हाँ, कार्निया को 6 घंटे के अंदर रिमूव करना है अगर ट्रांसप्लांट करना है। तो स्किन को कितनी देर तक हम रिमूव कर सकते हैं? विदिन 24 आवर। बोन्स 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिमूव करने हैं, यानी 2 दिन के अंदर। एंड ब्लड वेसल्स 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये इनका रिमूवल पीरियड है आफ्टर डेथ। एक बार ब्रेन स्टेम डेथ हो गई, उसके बाद इन टाइम के दौरान पे ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको रिमूव करके हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक चीज़ आती है मोड ऑफ डेथ। देखिए, मोड ऑफ डेथ से पहले आती है काज ऑफ डेथ। हाँ, काज ऑफ डेथ क्या हो सकती है? कोई इंजरी हो गई, कोई डिजीज हो गई, ये काज ऑफ डेथ है। उसमें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनर ऑफ डेथ, कोई भी काज हुआ, काज कुछ भी हो। माइनर क्या होता है डेथ का तरीका? हमने पढ़ा है अगर ढंग से, तो मैनर ऑफ डेथ में देखिए, एक तो नेचुरल डेथ हो गई, जो मैनर होता है, मैनर। अब नेचुरल डेथ के बाद क्या होगी? अननेचुरल। यही दो बेसिक है मेन, यही दो टाइप के होते हैं। तीसरी होती है ऑब्सक्योर, जिनका पता ही नहीं चल पाता, माइनर ऑफ डेथ का, उसको ऑब्सक्योर डेथ कहते हैं। हाँ, नेचुरल डेथ तो हो गई, ठीक है। अननेचुरल डेथ के फिर मल्टीपल टाइप्स हैं। अब अननेचुरल डेथ में क्या है? होमिसाइड है, सुसाइड है, एक्सीडेंटल है, या अनडिटरमाइंड। इसमें भी एक टर्म आता है अनडिटरमाइंड, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम ये कह तो सकते हैं कि इसकी अननेचुरल डेथ हुई है, लेकिन जो तीनों तरीका है, एक्सीडेंट हुआ है, होमिसाइड है, या सुसाइड का केस है, ये हम नहीं बता पाते। उसको कहते हैं हम अनडिटरमाइंड। ये अननेचुरल, आपके और पता ही नहीं लगा पाता कि हुई कैसे ये डेथ। बेसिक है क्या? मोड ऑफ डेथ। अब ये कोई भी माइनर हो, कोई भी काज हो, जो मोड ऑफ डेथ होता है वो तीन ही होता है। तो कोमा जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, दूसरा सिंकपी जो हार्ट से रिलेटेड, और थर्ड होता है एस्फिक्सिया, लंग से रिलेटेड। यही तीन बेसिक मोड ऑफ डेथ होती हैं। मोड ऑफ डेथ यही तीन होती हैं। कोमा, कोमा किससे रिलेटेड है? पहली बात ब्रेन से है। अब ये कोमा में एक बार कोई पेशेंट चला गया, कोई पर्सन चला गया, तो उसको किसी भी स्टिमुलाई से आप, चाहे आप कितना भी छोटा हल्का से हल्का स्टिमुलस दे दीजिए या बहुत बड़ा स्टिमुलस भी दे दीजिए, फिर भी हम उसको फिर वापस अगर ना ले आ पाए, मतलब उसको एरूज, एक टर्म आता है एरूज, मतलब दोबारा हम उसको जगा ना पाए, तो वो चीज हो जाती है कोमा। मतलब एक्सट्रीम अनकॉन्शियसनेस का जो टर्म यूज होता है वो कोमा के लिए यूज होता है, एक्सट्रीम अनकॉन्शियसनेस। उसको दोबारा से हम एरूज ना कर सकें, जगा ना पाए, दैट इज कोमा। ब्रेन से रिलेटेड होता है। हाँ, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। इसमें जो मेजर काज होते हैं कोमा के, क्या है? तो इंजरी हो गई, या कोई डिजीज है ब्रेन की, या कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बहुत मेन काज आ जाता है सिस्टमिक डिसऑर्डर में, डीकेए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके अलावा यूरेनिया है, हीट स्ट्रोक है, ये सिस्टमिक डिसऑर्डर में आ जाएगा। अब ड्रग इंटॉक्सिकेशन, खासतौर से
कहा जाता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन में सबसे कॉमन जो होते हैं वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, ओपियम है, कोकेन है या क्लोराइड। ये जितने भी इस तरीके की जो पॉइजन्स हैं जिनका लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, हाँ, उनसे भी हो सकता है पेशेंट, अगर ज्यादा हो गई उनकी डोज तो कोमा में जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं उनमें ये कोमा पाया जा सकता है, बेसिक यही है। हाँ। दूसरी चीज जो आती है वो है सिंकपी। सिंकपी मतलब क्या है, फंक्शंस ऑफ द हार्ट जो होते हैं वो काम करना बंद करते हैं, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होनी हो पाए हार्ट की। सिंकपी हार्ट से रिलेटेड है, पहली चीज तो ये चीज याद रखनी चाहिए, कोमा किससे रिलेटेड है, सिंकपी किससे है। हाँ, सिंकपी को क्या कहते हैं आप, वशी। अब आम तौर से जो सिंकपी होती है, जो हार्ट है उसका फंक्शन बंद हो गया, लेकिन क्यों हार्ट का फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि हाइपॉक्सिया डेवलप हो गई। हाइपॉक्सिया डेवलप हो गई तो ब्रेन का क्या हो गया, हाइपोपरफ्यूजन हो गया। हाइपोपरफ्यूजन हो गया, और जब ब्रेन का हाइपोपरफ्यूजन होगा, ब्रेन अपना काम करना बंद कर देगा, तो जो ये हार्ट का रिदम, हार्ट का रेट जो कंट्रोल करता है वो कौन सा पार्ट करता है, वो मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, तो वो भी काम करना बंद कर देगा। तो बेसिकली ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फेलर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट ड्यू टू हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जितनी चाहिए ब्लड में उतनी नहीं है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ब्रेन का हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि जो ब्लड है, अब ब्रेन को चाहिए प्रॉपर ब्लड काम करने के लिए, क्योंकि जब जितना ब्लड उसके पास जाएगा उतना ही उसको जाएगा ग्लूकोज, और ब्रेन बिना ग्लूकोज के नहीं चल सकता। बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं वो कुछ और चीज से तो एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज उसको चाहिए। जब हाइपो परफ्यूजन हो रहा है दैट मीन्स कि उसको ग्लूकोज किसी का माइक आना है, ठीक। तो हाइपो परफ्यूजन की वजह से जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, और जब ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, दूसरे बॉडी के पार्ट्स पे आ रहा है, जो और दूसरे वाइटल फंक्शन हो रहे हैं, लाइक हार्ट। हार्ट का काम क्या है, पंप करना, तो इसकी पंपिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और जब ये लगातार और कम होगी तो उधर हाइपो परफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। इसका बेसिक काज क्या है, एक तो हार्ट में काज ले लीजिए, लाइक हार्ट डिजीज हो गई, हाँ, कोई ब्लड का पैथोलॉजिकल स्टेट होगा, हेमरेज है कहीं पे, हेमरेज हो गया तो क्या हो गया, ब्लड लॉस हो रहा है कंटिन्यूअस। वाइगल इनहिबिशन एक चीज आती है, वाइगल इनहिबिशन, और इसका जो पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं अक्सर, क्योंकि अगर किसी बहुत सारी चीजों से होता है वाइगल इनहिबिशन। एक टर्म इसमें ये भी आता है, अगर किसी को कोल्ड वाटर में डुबकी लगा दी जाए तो उससे भी वाइगल इनहिबिशन आ जाता है, तो उसको कहते हैं पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम। इसके अलावा पॉइजनिंग हो जाए डिजिटली से, टोबैको से, एकोनाइट से या ओरिएंडर से, और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में कोई बहुत स्पेसिफिक फाइंडिंग इसमें नहीं पाई जाती है सिंकपी में। लास्ट एंड थर्ड जो आता है वो है एस्फिक्सिया, थर्ड मोड ऑफ डेथ जो होती है, ये लंग्स से रिलेटेड है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लंग्स हैं जो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए, अपना फंक्शन नहीं कर पाए। अब चाहे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की किसी पैथोलॉजी से हो, लाइक निमोनिया है, या रेस्पिरेटरी सेंटर्स का पैरालिसिस है, लाइक ओपियम पॉइजनिंग में रेस्पिरेटरी सेंटर्स की पॉइजनिंग हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। तो याद रखिएगा, ओपियम पॉइजनिंग में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनकी पैरालिसिस हो जाती है ओपियम पॉइजनिंग में। या एयर पैसेज है वहां पे, कोई फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की वजह से ब्लॉक हो गया है, हम्म, या हमने कोई इस तरीके की गैस को रिस्पायर कर लिया है, सूंघ लिया है, जिसकी वजह से दोबारा से आप रिस्पायरेशन ही सीज हो गया पूरी तरीके से, या ट्रामेटिक एस्फिक्सिया, चोट लगी है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया डेवलप हो गया है। ये जितने भी कंडीशंस है इसमें जो होते हैं रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस हैं वो हार्ट से पहले ही खत्म, हार्ट तो बीट कर रहा है लेकिन रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं इन तमाम कंडीशंस में। अब इसमें जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसमें कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स पाई जाती हैं, खास तौर से एस्फिक्सिया में।
तो एक तो साइनोसिस, जब भी एस्फिक्सिया होगी तो साइनोसिस, साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, साइनोसिस डेवलप होगी। सेकंड चीज क्या है, पेटिकियल हेमरेज, पेटिकियल हेमरेज। और लास्ट में आता है कंजेशन एंड एडिमा, कंजेशन एंड एडिमा कहाँ मिलेगा, फेस पे और जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे एडिमा मिलेगा। अब पेटिकियल हेमरेज में अगर किसी को याद हो तो एक टर्म आता है टार्डिव स्पॉट्स। हाँ, टार्डिव स्पॉट्स ये कहाँ पाए जाते हैं। एस्फिक्सियल डेथ में अक्सर ये पूछा जाता है कि टार्डिव स्पॉट्स ये कहाँ पाए जाते हैं। तो टार्डिव स्पॉट्स बेसिकली जो होते हैं वो सब प्लूरा जिसको कहा जाता है, यानी आमतौर से इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो लंग्स बोल देते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक की बात आती है तो हम कहते हैं सब प्लूरा में पाए जाते हैं, सब प्लूरल मेम्ब्रेन में। टार्डी स्पॉट्स पाए जाते हैं। कंजेशन है, एडिमा है, ये फेस पे मिलेगा या ये जितने भी विसराज है वहां पे भी एडिमा मिलेगा। पेटिकियल हेमरेज और भी दूसरी जगहों पे मिल सकते हैं, फेस पे मिल जाएगा, कंजक्टाइवा पे मिल जाएगा। बेसिक अगर जब हम कहें प्लूरा की बात जब आ जाती है तो वहां पे जो पेटिकियल हेमरेज मिलेगा उसका नाम है टार्डिव स्पॉट। और साइनोसिस कहाँ कहाँ मिलेगी, फेस पे मिल जाएगी, नेल बेड्स पे, ओरल म्यूकोजा में मिलेगी, इन सब जगहों पे साइनोसिस, ये एस्फिक्सिया की ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हो जाती हैं। अब मोड ऑफ डेथ में बेसिक मोड ऑफ डेथ यही तीन है, कोमा है, सिंकपी एंड एस्फिक्सिया है। अब इसके बाद एक टर्म यूज आता है एनोक्सिया। एनोक्सिया को कभी कभी हम लोग हाइपोक्सिया भी बोल देते हैं। एनोक्सिया क्या है, जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं आमतौर से ये माना जाता है कि जो भी वाइटल फंक्शंस हमारे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो रहा है। अगर एक बार हमने ऑक्सीजनेशन रोक दिया, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई किसी वजह से डिसरप्ट हो गई, रुक गई, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है बॉडी के टिश्यूज का, और जब टिश्यूज का ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पे हाइपोक्सिया डेवलप होगी, जो टिश्यूज होंगे वहाँ वो प्रॉपर फंक्शन नहीं, जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, ये माना जाता है। तो अब अगर मान लीजिए एनोक्सिया या हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसको हमने हाइपोक्सिया का नाम दे दिया। अब ये हाइपोक्सिया कितने तरीके की होती है, देखिए ये फिजियोलॉजी की चीज़ है। हाइपोक्सिया जो है फिजियोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में बताया गया, वैसे हाइपोक्सिया होती कितने तरीके की है। हाइपोक्सिया चार तरीके की होती है। एनॉक्सिक एनॉक्सिया या हाइपोक्सिया कहिए, एनीमिक हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक और स्टैग्नेंट, चार तरीके की होती है। उसमें सबसे कॉमन जो कि यही एनॉक्सिक वाली है। इसका जो मेन कॉज है एनॉक्सिक एनॉक्सिया का, इसका मतलब जो लंग्स में ही प्रॉपर जो होना चाहिए, परफ्यूजन होना चाहिए ब्लड का ऑक्सीजन से, वो नहीं हो पा रहा है, डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स। डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। अब जब लंग्स में ही ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उससे जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सफर करेंगे, क्यों, क्योंकि लंग में ऑक्सीजनेशन होता है, उसके बाद वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, वाया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है,
पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लेके कहाँ जाती है? सर हार्ट में। हार्ट के किस पार्ट में? मतलब ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रिया, वहां से आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर पंप होकर पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक। ये है, जब ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है पूरा, तो वही ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड नहीं है वही पूरी बॉडी में जाएगा, तो टिश्यू लेवल पे क्या होगी? हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाएगी, तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। अब इसका काज क्या है, एनॉक्सिक एनॉक्सिया का या हाइपॉक्सिया का मेन काज क्या है? एक तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप पहुंच गए, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच गए जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, या हमने कोई सीवर गैस या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, उसको हमने इनहेल कर लिया है, इस तरीके की जगहों पे अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो ये एनर्जिक एनर्जिया ये डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा किसी का हमने गला ही दबा दिया, अब गला दबाने के बहुत सारे तरीके हैं, हाँ, स्मॉदरिंग है, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, गैगिंग, चोकिंग या ड्राउनिंग, जितने भी तरीके, मतलब क्या हुआ, गला को चोक कर दिया हमने उसके, तो अब वहां पे क्या हुआ, वो सांस ले ही नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही है अंदर तक, तो वहां पे भी वही एनॉक्सिक एनॉक्सिया ही डेवलप होगी। दूसरी चीज आती है एनीमिक एनॉक्सिया, देखिए नाम में ही है, एनीमिक एनॉक्सिया का मतलब क्या हुआ, जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, क्यों? क्योंकि एनीमिया ऑलरेडी, हेमोग्लोबिन परसेंटेज उसका कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई है। अब एनीमिक, अगर कोई पूछे पॉइजनिंग का एक केस, जबकि अभी हम पॉइजनिंग पढ़ेंगे, एक केस ऐसा है पॉइजनिंग का जिसमें एनीमिक एनॉक्सिया डेवलप होती है, एनीमिक हाइपॉक्सिया डेवलप होती है, स्पेशली बहुत मतलब कॉमन गैस है जिसकी पॉइजनिंग होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जब होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में एनीमिक हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम, जो कार्बन है ना, इसकी एफिनिटी ज़्यादा है Hb से बाइंड करने की इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। इसके अलावा कहीं पे हेमरेज हो रहा है, उसके में भी एनीमिक एनॉक्सिया, क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो एनीमिया डेवलप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी एनीमिक हाइपॉक्सिया डेवलप हो जाता है। थर्ड आता है हिस्टोटॉक्सिक, अब देखिए नाम है यहाँ पे हिस्टो, दैट मीन्स टिश्यू लेवल पे अगर कोई परेशानी है, टिश्यू लेवल पे, अब टिश्यू लेवल पे कहीं मान लीजिए ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है टिश्यू लेवल, वहाँ पे कोई दिक्कत है, तो वो ऑक्सीजन को, जो ब्लड लेके आ रहा है ऑक्सीजन को, वो प्रॉपर तरीके से उसको अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक एनेक्सिया। और हिस्टोटॉक्सिक एनेक्सिया एक पॉइजनिंग है साइनाइड, उसका बहुत स्पेसिफिक फीचर है साइनाइड पॉइजनिंग में, साइनाइड पॉइजनिंग में टिश्यू लेवल पे हाइपॉक्सिया डेवलप होती है, उसको हिस्टोटॉक्सिक एनेक्सिया कहते हैं या हाइपॉक्सिया कहते हैं। लास्ट में आता है स्टैग्नेंट या इस्चीमिक, इस्चीमिक हाइपॉक्सिया, इसमें जो बेसिक जो कंसेप्ट है इस हाइपॉक्सिया में, स्टैग्नेंट में, जो आपका सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाए, जो सर्कुलेशन है सेंट्रल या पेरिफेरल, जो भी सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं इम्पेयरमेंट आ जाए, अब कहीं पे कंजेस्टिव कार्डियक फेलर है, शॉक है, या स्ट्रोक है किसी पेशेंट को, तो ऐसे में सर्कुलेशन पूरी तरीके से सही से नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में जो हाइपॉक्सिया डेवलप, मतलब और बाकी जो फंक्शंस है वो सही है, बस सर्कुलेटरी परेशानी है, सर्कुलेशन से रिलेटेड परेशानी अगर कहीं पे है तो वो स्टैग्नेंट या इस्चीमिक हाइपॉक्सिया कहते हैं उसको। ये चार तरीके की हाइपॉक्सिया है, इसको और डिटेल में ये फिजियोलॉजी में दिया हुआ है पूरा। अब इसके बाद जो अगला टर्म है वो है डेथ, सडन डेथ। सडन डेथ का मतलब क्या है? अचानक हो जा रही है, या विद इन 1 आवर ऑफ द ऑनसेट ऑफ मॉर्बिड सिम्टम्स, अब कोई मॉर्बिड सिम्टम है किसी को और 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाए, किसी को 1 घंटे के अंदर या एकदम अचानक, विद इन एन आवर कहा जाता है, WHO ने बताया कि विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अगर किसी की डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सडन डेथ। अब सडन डेथ जो होती है, इसके जितने भी काज हैं या केसेस हैं सडन डेथ के, उसमें ऑटोप्सी
100% कंफर्म है कि ऑटोप्सी करनी ही करनी है टू नो द कॉज ऑफ द डेथ। सडन डेथ हो गया, हमें पता भी नहीं कि हुआ क्या था, तो उसके लिए फिर पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी हो जाता है सडन डेथ में। अब इसमें बहुत सारे काजेज हैं, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस, हाइड्रोजेनिक, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव या जीआई के बहुत सारे काजेज हैं। अब अगर एक एक काज को आप देखते जाइए तो ये पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है। लाइक इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो सडन डेथ का मोस्ट कॉमन काज है वो कार्डियोवास्कुलर है। मोस्ट कॉमन काज जो है सडन डेथ का वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना। अप टू 50%, 44 to 50% केसेस सडन डेथ के जो होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से होते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन काज सडन डेथ का क्या हुआ, कार्डियोवास्कुलर हुआ। अब इसमें बहुत सारी डिजीजेस हैं, लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, कार्डियोमायोपैथीज है, या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है, इन्फेक्शंस है, लाइक पेरिकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, हाँ, या aortic aneurysm है। तो ये सब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, इनकी वजह से अगर सडन डेथ हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये जो काज है वो कार्डियोवास्कुलर का है। तो मोस्ट कॉमन काज यही है सडन डेथ का। सेकंड में मोस्ट कॉमन जो आता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, अबाउट 15 to 23% तक, 15 से 23% तक डेथ, सडन डेथ का जो काज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी डिजीजेज हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, निमोनिया है, चाहे वो लोबार हो या ब्रांको निमोनिया कोई सी भी हो, हेमोप्टिसिस हो रही है बहुत ज्यादा, या फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो गया, हाँ, एयर एम्बोलिज्म है, निमोथोरैक्स है, कोई नियोप्लाज्म है लंग्स का। तो इन सब कंडीशंस में अगर डेथ हो रही है सडन डेथ तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो गई। तो उसको ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज यही है सडन डेथ का, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड आता है सीएनएस। अब सीएनएस में लाइक इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म, वहाँ पे कोई मेनिंजाइटिस है, ट्यूमर है ब्रेन का, तो इन सब ये सब सीएनएस के काज हो गए। जीआईटी के चौथे नंबर पे आते हैं। अब पेप्टिक अल्सर कहीं भी जीआईटी में कहीं भी पूरी उसमें एब्डोमेन में या आपके इंटेस्टाइन में कहीं पे भी अगर हेमरेज हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ा काज हो जाता है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको लोकेट करना बहुत दिक्कत, और शुरू में पता भी नहीं चल पाता कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो जीआईटी में एक बहुत बड़ा काज जो होता है सडन डेथ का वो हेमरेज होता है। अब चाहे वो पेप्टिक अल्सर से हो या कहीं पे ब्लंट इंजरी ट्रामा हो गया है, उसकी वजह से आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, सामने से दिख रहा है कुछ नहीं हुआ लेकिन पता चला इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इसके अलावा अपेंडिसाइटिस है, परफोरेट कर गई, एक्यूट हेमोरेजिक पैनक्रियाटाइटिस है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जीआईटी की जिनमें सडन डेथ हो जाती है। जेनाइटोयूरिनरी है, जेनाइटोयूरिनरी में क्रोनिक नेफ्राइटिस थी, किडनीज के ट्यूबरक्लोसिस है, या नेफ्रोलिथियासिस यानी स्टोन्स थे, या कोई ट्यूमर्स था किडनी का, उस कंडीशन में अगर सडन डेथ हो रही है तो वो जेनाइटोयूरिनरी में आएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेगनेंसी की कहते हैं कि बहुत कॉमन एक चीज हो जाती है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। सडन डेथ का एक बहुत बड़ा काज ये भी है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी थी वो रप्चर कर गई, रप्चर ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्राइन हेमरेज हो रहा है किस फेब्राइड की वजह से, या वल्वर कार्सिनोमा, ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। उसके बाद इंडोक्राइन, इंडोक्राइन में क्या है, एड्रिनल इंसफिशियंसी अगर हो गई किसी को, या जिसको कहते हैं मिक्स एडेमिक क्राइसिस या कोमा, डायबिटिक कोमा, ये सब एंडोक्राइन के काज। हाइड्रोजेनिक यानी फिजिशियंस इंड्यूस्ड, हाइड्रोजेनिक यानी फिजिशियन इंड्यूस। अब हमने ड्रग एब्यूज करवा दी किसी को, ड्रग हमें पता था कि इससे ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बाद भी हमने ओवरडोज करा दी। ने कहा कि अच्छा दिन भर में पता चला कि पीसीएम हमें देना है सिर्फ 2 ग्राम तक, हमने 5 ग्राम खिलवा दी एक दिन, तो वो ड्रग ओवर ओवर यूज हो गया, जिसको एब्यूज ऑफ ड्रग्स कहते हैं। इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कराना था, हमने उसकी मैचिंग नहीं कराई, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया। ये सब हाइड्रोजेनिक आते हैं। मिसलेनियस में क्या है, अल्कोहल यूज था बहुत ज्यादा, बैक्टीरियमिक शॉक यानी सेप्सिस थी उसकी वजह से हो गया कुछ, या फिर सेरेब्रल मलेरिया हो गई, एनाफाइलेक्सिस हो गई किसी वजह से, तो ये सब मिसलेनियस के काज होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन डेथ कार्डियोवास्कुलर है, इसको याद रखिएगा। अब जैसे कार्डियोवास्कुलर में मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक बहुत बड़ा काज है सडन डेथ का। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज बेसिकली हम कहते हैं कि आमतौर से ये मेल्स की डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो मेल्स की है, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस इसमें हो जाती है।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज मोस्ट कॉमन काज है ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में सडन डेथ का मोस्ट कॉमन काज क्या है? यही कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज किससे होती है? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस से होती है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस तो हो रही है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें भाई उसकी कई है, दोनों तरफ अलग अलग सर्कुलेशन हो रहा है, अलग अलग आर्टरी से कोरोनरी कई ब्रांचेस हैं। लाइक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थी, राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यही सब मेन आर्टरीज है। इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी कौन सी होती है? मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कोरोनरी आर्टरी, किसी को याद हो? जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कोरोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। हाँ, जिसको हमने लाडा कह दिया, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। सबसे ज्यादा इसी से हार्ट अटैक्स आते हैं। हाँ, इसमें ब्लॉकेज सबसे ज्यादा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह। इसी को हम क्या कहते हैं? विडो मेकर आर्टरी भी कहते हैं। विडो मेकर आर्टरी इसको हम कहते हैं। सेकंड जो होती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी है। इसके बाद सरकमफ्लेक्स आर्टरी आ जाती है। इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या है? वही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसको विडो मेकर आर्टरी का नाम हमने दे दिया। 40 to 50% केसेस में यही आर्टरी इन्वॉल्व होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो रही है तो ये किस पार्ट को ज्यादा सप्लाई करता है? एंटीरियर पार्ट। और एंटीरियर पार्ट में अगर हम बात करें, जो अपेक्स ऑफ द हार्ट है, अपेक्स ऑफ द हार्ट किससे मिलके बनता है? अपेक्स ऑफ द हार्ट जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बना हुआ होता है पूरा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एंटीरियरली लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी सप्लाई जो है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कर रही है। तो ज्यादातर जब अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व है तो जो इन्फार्क्ट होगा, जो इन्फाक्शन का इलाका होगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। सरकमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है वो ज्यादातर पोस्टीरियर पार्ट को और राइट पार्ट को, या बेसल जो हम कह सकते हैं, वहां पे वो सरकमफ्लेक्स आर्टरी काम करती है। अब इसमें अगर मान लीजिए इन्फाक्शन हो गया, सबसे ज्यादा इन्फाक्शन होता भी लेफ्ट वेंट्रिकल में है। क्यों? क्योंकि जो मेजर आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो वही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। अब जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्फाक्शन हो रहा है, मान लीजिए अलग अलग इलाके का हो रहा है। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ द जो मस्कुलर पार्ट है हार्ट का, वो मायोकार्डियम है। मस्कुलर मोस्ट मस्कुलर पार्ट भी यही है। अब अगर मायोकार्डियल में पूरी थिकनेस इन्वॉल्व हो जाए, लाइक इस तरीके से मान लीजिए ये पूरी थिकनेस है, और ये मायोकार्डियम की पूरी इन्वॉल्व हो जाए, तो इसको कौन सा इन्फार्क्ट हम कहते हैं? इसको ट्रांसम्यूरल कहते हैं। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन इसको कहते हैं। इन्फार्क्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए सिर्फ वन थर्ड जो इंटरनल वॉल है, अंदरूनी सतह है इसी इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम की जो इंटरनल वन थर्ड है, इनर वन थर्ड, अगर सिर्फ इतना हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है, इतने हिस्से का इन्फाक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सब इंडोकार्डियल इन्फाक्ट। ये दो नाम है, सब इंडोकार्डियल इन्फाक्ट, ये चीज हो गई। तो बस इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज में सिर्फ ये याद रखना है कि मोस्ट कॉमन काज है किसका? सडन डेथ का, ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हाँ, इसका अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिससे क्या होता है? आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी कौन सी है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसी को कहा जाता है विडो मेकर आर्टरी भी इसको कहते हैं।